Hello dear student, welcome to our channel Accountancy Learning Made Easy. बेटा this is another video of the chapter Accounting Ratios. लास्ट वीडियो में मैंने आपको रेशो की टाइप्स बताई थी और लिक्विडिटी रेशो करवा रही थी। लिक्विडिटी रेशो में मैंने आपको दो रेशोज बताई थी, एक तो करंट रेशो और एक क्विक रेशो। और क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने कंप्लीट करा दिया था डीके गोल्ड की बुक का। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 करा रही हूँ। पहले क्वेश्चन को समझ लेना। कैलकुलेट करंट रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमें क्वेश्चन में टोटल एसेट्स दी हुई है, लैंड एंड बिल्डिंग दी हुई है, मशीनरी दी हुई है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे रखी है। टोटल एसेट में से अगर हम लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट माइनस कर दें तो हमारी क्या निकल आएगी? करंट एसेट आ जाएगी। अब हमें शेयर होल्डर फंड भी दे रखा है, नॉन करंट लायबिलिटी भी दे रखी है। अब हमें करंट लायबिलिटी नहीं पता, तो आपका फार्मूला पता है करंट लायबिलिटी और कौन से तरीके से निकाल सकते हैं कि टोटल एसेट्स इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में करवाया था क्वेश्चन नंबर 4 में। तो लिखिए जरा क्वेश्चन नंबर 5, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। अब आपको क्वेश्चन में जो नॉन करंट एसेट्स है वो दी हुई है। नॉन करंट एसेट में क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग है। लैंड एंड बिल्डिंग क्या हमारी फिक्स एसेट है। और मशीनरी दी हुई है, मशीनरी भी क्या है? हमारी फिक्स एसेट है। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दी हुई है, ये हमारी नॉन करंट एसेट का पार्ट है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो पहले तो इसकी वैल्यूज पुट कर लो जरा। जो हमारी लैंड एंड बिल्डिंग है वो है बेटा 6 लाख और 1 लाख की हमारी मशीनरी है, ऐड कर दीजिए। उसके बीच में आप नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1,40,000 ऐड कर दो, ये आ जाएगा 8,40,000। अब ये सारी हमारी क्या है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स है। नॉन करंट एसेट में कौन कौन सी आती है? फिक्स एसेट आती है, टेंजिबल इनटेंजिबल, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आती है, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस आते हैं। पर जो हमें दिया हमने वही लिख दी। टोटल एसेट की वैल्यू हमें गिवन है 12 लाख, 12 लाख। और नॉन करंट एसेट हमें अभी मैंने निकालनी है 8,40,000 प्लस करंट एसेट लिख लीजिए। तो करंट एसेट कितनी आ जाएगी? आप 12 लाख में से माइनस कर दो 8,40,000। ठीक है, 8,40,000 माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा 3,60,000। करंट एसेट आ गई आपकी 3,60,000। अब हमारी फार्मूला क्या था? टोटल एसेट्स वैसे किसके बराबर होती है? आपको पता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज के बराबर होती है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी को हम क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स फंड बोलते हैं। शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटी। अब हमें टोटल एसेट्स अभी दी हुई थी क्वेश्चन में 12 लाख की, तो आप पुट कर दीजिए 12 लाख। और शेयर होल्डर फंड कितना दिया हुआ है? दैट इज 8,50,000, 8.5 लाख लिख लीजिए। प्लस नॉन करंट लायबिलिटी कितनी है? दैट इज ₹1,10,000। तो हमें करंट लायबिलिटी नहीं पता, तो हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब इसको 12 लाख में से अगर हम माइनस कर दें 8,50,000 और 1,10,000 को ऐड करके 9,60,000 आएगा। तो 9,60,000 माइनस कर दीजिए तो हमारी करंट लायबिलिटी आ जाएगी 2,40,000। 2,40,000 क्या आएगी? CL आ जाएगी। अब आप क्या करेंगे? अब आप फार्मूला लगाएंगे करंट रेशो का, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब करंट एसेट कितनी है? 3,60,000 है और करंट लायबिलिटी कितनी है? 2,40,000। तो लिख लीजिए CR इज इक्वल टू, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट अभी आपने निकाली है 3,60,000 और करंट लायबिलिटी आपने अभी निकाली हुई थी 2,40,000। जीरोस कट हो जाएगी। ये आ जाएगी 1.5:1। अब देख सकते हो आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन भी करवाने जा रही हूँ, जैसे हमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दे रखे होते हैं। हमें ये देखना होता है कि हमारी जो क्वेश्चन में रेशो दे रखी है उससे हमारी रेशो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है या नॉट अल्टर्ड है।
अब कैसे कह रही हूँ, इस क्वेश्चन को समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो करंट रेशो में 2:1 दे रखी है और कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग सजेशन वुड यू इम्प्रूव द रेशो, would improve the ratio which would reduce it and which would not change it, कि इन्होंने कहा कौन सी जो है ऐसी है जिससे कि हमारी रेशो में चेंज आएगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या नहीं, कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो क्वेश्चन की आपने रेशो देखनी है, अब आपने स्टैंडर्ड रेशो से कोई कंपैरिजन नहीं करना। अब 6A का हमें दे रखा है करंट रेशो में दे रखे 2:1, 2:1 है, तो मैं ये मान के चल रही हूँ, मैं ये नहीं कहती कि जो मैं मान के चल रही हूँ वही आप अज्यूम करोगे। तो अगर मैं मान के चलूं कि मेरी करंट एसेट 2 लाख है तो करंट लायबिलिटी कितनी है, 1 लाख है। जरूरी नहीं कि मैं इसको 2 लाख और 1 लाख ही मानूं, मैं ये भी मान सकती हूँ कि अगर ये 1 लाख है तो ये 50,000 है। मीन्स हमारी करंट एसेट करंट लायबिलिटी से क्या है, 2 टाइम्स है, दुगनी है हमारी। तो केस 1 क्या है, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। अगर हम क्रेडिट में गुड्स खरीदेंगे तो आप बताओ क्या बढ़ेगा, एक तो इन्वेंट्री बढ़ेगी, एक हमारा क्या बढ़ेगा, कैश जो है वो कम हो जाएगा। क्रेडिट है तो क्रेडिट का मतलब उधार में है तो हमारे क्रेडिटर बढ़ जाएंगे। दोबारा सुनो मैंने क्या बोला, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। मैं ये ज्यूम करती हूँ परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। मान लीजिए मैं मान के चलती हूँ कि मान लो मैं 10,000 का गुड्स, 10,000 की गुड्स क्या कर रही हूँ, क्रेडिट में खरीद रही हूँ। वैसे इन्होंने अमाउंट नहीं दिया हुआ कितना है, आपने खुद एज्यूम करना है कि मान लीजिए 10,000 का मैंने एज्यूम कर लिया क्रेडिट में खरीदा, तो मेरी करंट एसेट में क्या चेंज आएगा, मेरा इन्वेंट्री बढ़ जाएगा, स्टॉक यानी कि बढ़ जाएगा 10,000 से। तो यहाँ पर मैं आपको समझाई देती हूँ, इन्वेंट्री लिख दो कि स्टॉक तो बढ़ेगा ना जब मैं गुड्स खरीदूंगी तो। और मेरी करंट लायबिलिटी में क्या चेंज आएगा, मेरी करंट लायबिलिटी 1 लाख थी तो मेरे क्रेडिटर्स भी क्या आ जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तो 1,10,000 आ जाएगा। मीन्स कहने का मेरी करंट एसेट कितनी हो जाएगी, 2,10,000 हो जाएंगी और करंट लायबिलिटी 1,10,000 होगी। तो मेरी रेशो में क्या चेंज आएगा, मैंने वो देखना है कंपनी की, 2,10,000 अपॉन 1,10,000। तो आप जीरोस कट कर दीजिए, 21/11 आ गया। तो आप इसको करके देखेंगे, इल 1.9 आ रही है हमारी रेशो। तो अब आंसर क्या लिखोगे, अब आपने स्टैंडर्ड से कंपैरिजन नहीं करना, आपने क्वेश्चन की जो रेशो दी है उससे कंपैरिजन करना है। तो कंपनी की रेशो क्या हो रही है, कम हो रही है, तो आप लिखोगे 1.9। तो हेंस करंट रेशो इज क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, रिड्यूस्ड। अच्छा मान लीजिए मैंने 10,000 माना, जरूरी तो नहीं कि आप भी 10 ही मानोगे, आप 20 भी मान सकते हो। अगर आप 20 मानते हो तो 20 यहाँ प्लस करोगे करंट एसेट में, 20 यहाँ प्लस करोगे किसमें, करंट लायबिलिटी में। तो आपका आंसर जो आएगा वो 2 से कम ही जाना है, ये तो है ही है कि रिड्यूस होगा। मेरा आंसर रिड्यूस है तो आपका भी रिड्यूस आएगा। अब सिचुएशन 2 समझिएगा। सिचुएशन 2 में क्या दे रखा है, परचेज ऑफ गुड्स अगेन चेक। अब नंबर 2 लिखिए, परचेज ऑफ गुड्स अगेन चेक। मैं मान के चल रही हूँ कि जो गुड्स है वो चेक से की गई है, खरीदी गई है। तो जब चेक से खरीदेंगे तो हमारा स्टॉक तो बढ़ेगा, ठीक है, और हमारा क्या होगा, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। परचेज ऑफ लिख लीजिए नंबर 2, परचेज ऑफ गुड्स अगेंस्ट चेक। अब मेरी रेशो में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, रीजन बताते। मान लीजिए मैंने माना 10,000 रुपए की गुड्स खरीदी है, चेक से पेमेंट की है, तो मेरी करंट एसेट कितनी रह जाएगी, 2 लाख थी जैसे पहले, इस क्वेश्चन की हिसाब से देखिए। तो मेरे स्टॉक बढ़ जाएगा, पहले तो 10,000 का, ये मैं आपके लिए लिख रही हूँ कि इन्वेंट्री बढ़ जाएगी। और क्या होएगा, 10,000 का मेरा बैंक बैलेंस भी कम हो जाएगा। तो बैंक बैलेंस कम हो गया, चेक से की है पेमेंट, तो कोई चेंज नहीं आने वाला। तो मेरी करंट एसेट क्या रहेगी, सेम रहेगी। करंट लायबिलिटी में तो वैसे ही कोई चेंज नहीं आना, वो तो 1 लाख का 1 लाख ही रहेगा। तो रेशो क्या हो जाएगी, रेशो अगर हम निकालेंगे तो 2 लाख अपॉन 1 लाख आएगी, तो रेशो विल रिमेन सेम। तो 2:1 आ जाएगा। तो आप लिखोगे हेंस रेशो विल नॉट चेंज, करंट रेशो विल नॉट चेंज, विल नॉट चेंज या विल नॉट अल्टर भी लिख सकते हो आप। अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ।
सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 50,000 फॉर 60,000 ऑन क्रेडिट, कि हमने गुड्स बेची है। अब अमाउंट जो दिया तो हमने वही लेना, हमने अपनी मर्जी नहीं करनी यहाँ पर। अब इसमें तो मैंने अपनी मर्जी से क्यों लिखा फर्स्ट और सेकंड में, तो उन्होंने कुछ बताया नहीं था कि कितने की खरीदी थी गुड्स, तो मैंने अपने आप ही 10,000 मान लिया। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, लिखिए सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग, कॉस्टिंग मतलब ये कितने की पड़ी थी, खर्चा कितना पड़ा था उसको बनाने का, 50,000 फॉर 60,000 ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब उधार में बेची है। तो क्या होगा, जब उधार में बेचेंगे तो हमारी करंट एसेट क्या होगी, करंट एसेट में चेंज आएगा क्या। आप देखो 50,000 की गुड्स चली गई तो मेरी इन्वेंट्री कम हो गई, इन्वेंट्री में से हम माइनस कर देंगे और क्या होगा, जो हमारे डेटर्स हैं वो बढ़ जाएंगे 60,000 से, क्योंकि मैंने बेचा है, सेल किया है। तो सेल करेंगे तो डेटर क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, तो डेटर बढ़ जाएंगे। तो आपकी करंट एसेट में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा ना। कितना चेंज आएगा, 2,10,000 का। क्यों, क्योंकि 50,000 माइनस करे 60,000 प्लस करे हो, तो करंट लायबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2। वो तो उसमें तो कोई चेंज नहीं आने वाला, वो तो 1 लाख की रहेगी। तो आपकी करंट रेशो क्या हो जाएगी, करंट रेशो आ जाएगी बेटा 2,10,000 अपॉन 1,10,000। तो रेशो क्या, सॉरी 1 लाख, तो रेशो क्या हो जाएगी बेटा, इंप्रूव हो जाएगी, 2.1:1 हो जाएगी, जो कि हमारी क्वेश्चन की रेशो से ज्यादा है। तो हम लिखोगे हैंस करंट रेशो इज इम्प्रूव्ड। करंट रेशो पहले से क्या होगी, इम्प्रूव्ड हो गई है। ठीक है, अब आंसर भी चेक करते रहो। अब जो है फोर्थ है, फोर्थ में क्या लिखा हुआ है देखिए, नंबर 4 टू सेल ए फिक्स्ड एसेट एट ए स्लाइट लॉस। नंबर 4 टू सेल अ फिक्स एसेट। मान लीजिए मैं ये मान के चलती हूँ 50,000 वाली जो एसेट है मैंने 40,000 में बेच दी, लॉस, थोड़ा सा लॉस मान लीजिए। लिखिए नंबर 4 टू सेल अ फिक्स एसेट ऑफ रुपीज 50,000 एट ए लॉस ऑफ रुपीज 10,000। 10,000 का लॉस हुआ तो क्या होगा, करंट एसेट में क्या इफेक्ट आएगा। करंट एसेट 2 लाख थी पहले हमारे पास, है ना, तो उसमें से मेरी क्या कम हो जाएगी, फिक्स एसेट कम होगी ना। करंट एसेट पहले तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला 50,000 का, और जो लॉस होगा तो वो कितने में बिकेगी, 40,000 में। तो 40,000 में आपका क्या बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। कैश बैलेंस लिख लो कि मैंने सॉरी 10, दोबारा बताती हूँ, 50,000 की एसेट बिक गई, 10,000 लॉस पे बिकी, तो वो कितने में बिकी होगी, 40,000 में। तो बिकी है ना, तो 40,000 पे बैंक बैलेंस बढ़ेगा। बैंक बैलेंस ले लो या कैश बैलेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी करंट एसेट चेंज होगी। अब बच्चे कहते हैं ना 50,000 आप माइनस क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि फिक्स एसेट करंट एसेट में आती ही नहीं है। 50,000 वाली चीज हम एसेट 10 में बेचेंगे तो हमारे 40,000 का क्या होएगा, 10,000 लॉस पे बेचेंगे तो हमें 40,000 का क्या होएगा, पैसा आएगा। तो 40,000 हमारी करंट एसेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो करंट एसेट कितनी हो जाएगी, 2,40,000। बच्चे कहते हैं ना आप 50,000 माइनस क्यों नहीं कर रहे हो, तो मेरा ये जवाब होता है बेटा क्योंकि 50,000 जो हमारी फिक्स एसेट है, करंट एसेट में तो फिक्स एसेट आती ही नहीं, तो करंट एसेट में क्या आ जाएगा चेंज, 2,40,000 आ जाएगी, और करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अब दोबारा से रेशो निकाल के देखिए, 2,40,000 अपॉन 1 लाख, तो 2.4:1 आ जाएगी। तो आप लिखेंगे हैंस करंट रेशो विल इम्प्रूव, करंट रेशो विल इम्प्रूव, करंट रेशो हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं नंबर 5 टू बोरो मनी ऑन ए प्रोमिसरी नोट। हमने बोरो किया मनी प्रोमिसरी नोट के बदले में, कि हमने बीपी दे दिया, बिल पेबल दे दिया, जिससे मनी ली है। क्यों, क्योंकि हमने कहा भाई हमारे पास अभी पैसे नहीं, टाइम बाद आना। लिखिए मैं मान के चल रही हूँ कि मैंने बोरो किया मनी, कितने की मनी बोरो की है, टू बोरो मनी ऑफ रुपीज 10,000 ऑन ए प्रोमिसरी नोट, ऑन प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी मतलब मैं प्रोमिस कर रही हूँ उस बंदे को, भाई तेरे को मैं पैसे दे दूंगी। प्रोमिसरी नोट, बीपी दे दिया उसको, बिल पेबल दे दिया, बिल पेबल। तो क्या चेंज आएगा, मेरी करंट एसेट बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि वो बंदा मुझे जो देगा पैसे, तो मेरा बैंक बैलेंस तो बढ़ेगा ना। तो 2 लाख में आप ऐड कर दीजिए
10,000, 10,000 कौन से है, जो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2,10,000, आपकी करंट एसेट आ जाएगी 2,10,000। करंट लायबिलिटी में क्या चेंज आएगा, उसका बीपी बढ़ जाएगा, करंट लायबिलिटी बढ़ जाएगी। 1 लाख में 10,000 आप ऐड कर दो, बिल पेबल भी तो बढ़ेगा ना, मेरी लायबिलिटी तो बढ़ेगी ना, मुझे उस बंदे को देने पड़ेंगे। तो कितना आ गया हमारी करंट लायबिलिटी 1,10,000। तो करंट रेशियो में क्या चेंज आएगा, लिखिए 2,10,000 अपॉन 1,10,000, तो जीरोस कट जाएगी, ठीक है। वन पॉइंट नाइन इज टू 1, करंट रेशियो विल रिड्यूस, रेशियो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि आपकी रेशियो दी हुई है जो क्वेश्चन में 2:1 है, तो रेशियो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अगला पॉइंट है, लिखिए नंबर 6, टू गिव प्रोमिसरी नोट टू अ क्रेडिटर। मान लीजिए मैं ये मान के चलती हूँ कि मेरे जो क्रेडिटर है मैंने उसको 10,000 रुपए देने हैं, तो मैंने उसको कहा तुम मेरे से क्या ले ले, प्रोमिसरी नोट ले ले, मेरे से बिल पेबल ले ले, कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है और उस बंदे को मेरे पे विश्वास नहीं है, तो मैंने क्या किया, उसके द्वारा लिखा गया बिल पेबल क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो लिखिए टू गिव प्रोमिसरी नोट, मैं मान के चली हूँ ऑफ ₹10,000, 10,000 का प्रोमिसरी नोट हमने दे दिया उसको टू अ क्रेडिटर। उस बंदे को मेरे पे यकीन नहीं है, तो मैंने क्या किया, कोई बात नहीं, उसने मेरे को बिल पेबल साइन करने के लिए दिया, मैंने दे दिया, ठीक है भाई मैं तेरा 3 महीने बाद 4 महीने बाद पेमेंट कर दूंगी, जितना महीने लिखा होगा प्रोमिसरी नोट, मैंने ही प्रोमिसरी नोट लिखा है और वो क्रेडिटर ने साइन कर दिया और मैंने उसको दे दिया, भाई तू पकड़, जैसे 3 महीने बाद तेरे को पेमेंट कर दूंगी, तो वो मैंने प्रॉमिस किया उसको, ठीक है, मैंने अपने क्रेडिटर को प्रॉमिस किया है, तो मेरी करंट एसेट में तो कोई चेंज नहीं आने वाला, वो तो 2 लाख की 2 लाख रहेगी। तो मेरी करंट लायबिलिटी में क्या चेंज होगा, देखना जरा, करंट लायबिलिटी 1 लाख है, 10,000 तो मेरे क्रेडिटर कम हो जाएंगे, ठीक है, और मेरे क्या बढ़ जाएगा, बिल पेबल बढ़ जाएगा, बिल पेबल बढ़ेगा, 10,000 हमारा ऐड हो जाएगा, तो कोई चेंज नहीं आने वाला। अब बच्चे कहते हैं मैम क्यों, मैं कहती बेटा जब हम बंदे को कह दिया भाई तेरे को पैसे दे देंगे, तो मेरी क्रेडिटर तो कम हो गए ना, और मैंने उसको दिया क्या है, प्रोमिसरी नोट दे, बिल पेबल मेरा बढ़ गया, तो करंट लायबिलिटी में भी कोई चेंज अल्टीमेटली नहीं आएगा, तो रेशियो विल रिमेन सेम, 2 लाख अपॉन 1 लाख आ जाएगा बेटा, तो ये आ जाएगा 2:1, तो रेशियो विल रिमेन सेम, hence there will be no change in करंट रेशियो, ठीक है। ऐसे सम्स भी आ जाते हैं पेपर में, जिसके अंदर हमें क्या दिया होता है, ये पूछा गया होता है कि रेशियो क्या हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है, या फिर कोई चेंज नहीं आ रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6B पर। 6B में क्या है, मैं आपको ये ऐसे ही समझाने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, पर ये नहीं कि आपने करना नहीं है। करंट रेशियो ऑफ कंपनी इज 2.5:1, हमें क्वेश्चन में करंट रेशियो दी हुई है 2.5:1। 2.5 का मतलब होता है, जैसे आप मान लीजिए करंट एसेट 2,50,000 है और करंट लायबिलिटी कितनी है, 1 लाख है, तो अलग अलग सिचुएशंस बताई गई हैं, हमें ये देखना है रेशियो इंप्रूव हो रही है, रिड्यूस हो रही है या चेंज नहीं हो रही। अब पेमेंट करेंगे हम ट्रेड पेबल्स को, मान लीजिए मैं ये कहती हूँ 10,000 की पेमेंट कर रहे हैं, तो 10,000 की पेमेंट करेंगे, मेरी करंट एसेट 10,000 कम हो जाएगी, 2,50,000 में से 10,000 गए 2,40,000, और करंट लायबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो 1 लाख में से 10,000 माइनस करके 90,000 रह जाएगी, 2,40,000 अपॉन 90,000, तो रेशियो क्या हो जाएगी, वो ज्यादा होगी, इंप्रूव हो जाएगी, तो करंट रेशियो विल इंप्रूव, आप कैलकुलेट करके देख लेना। नंबर 2, सेल मशीनरी अगेंस्ट चेक, मैंने मशीन बेची है और चेक से मुझे पेमेंट आई है, क्योंकि बेची है ना, तो मान लीजिए मैंने 50,000 की मशीन बेची है, तो मेरी करंट एसेट कितनी थी, 2,50,000 थी, 50,000 चेक से आएंगे पैसे, तो वो 3 लाख हो जाएगी, करंट लायबिलिटी में तो कोई चेंज आएगा ही नहीं, तो मेरी करंट रेशियो क्या होगी, इंक्रीज होगी, 3 लाख 1 लाख, तो रेशियो इंप्रूव होगी। अब बच्चे कहते हैं मैम क्यों, आपने मशीनरी माइनस क्यों नहीं करी करंट एसेट में, क्योंकि मशीनरी आती नहीं, क्योंकि वो नॉन करंट एसेट है। नंबर 3,
सेल ऑफ इन्वेंट्री एट ए लॉस ऑन क्रेडिट, कि हमने इन्वेंट्री बेची है लॉस पर क्रेडिट में। जैसे मान लीजिए 20,000 वाली इन्वेंट्री मैंने 18,000 में बेच दी है उधार में, तो मेरा क्या होगा, 18,000 तो डेटर बढ़ जाएंगे पर इन्वेंट्री कितनी कम हो जाएगी 20,000 से। तो आप 2,50,000 में क्या करोगे, 18,000 जो है आप माइनस करोगे, सॉरी 18,000 के क्रेडिट पर बेची है तो उधार में बेची है, तो 20,000 रुपये में आप जो 20,000 वाली इन्वेंट्री वो 18,000 में बेची है, तो आप क्या करोगे, 18,000 के डेटर प्लस कर दोगे और 20,000 की इन्वेंट्री क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो आपकी करंट एसेट क्या आ जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि 2,48,000 रह जाएंगी ना। और करंट लायबिलिटी में तो कोई चेंज नहीं आना, तो 2,48,000 अपॉन 1,00,000 2.48, जो कि रेशो को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। नंबर 4, कैश कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, जो हमारा ट्रेड रिसीवेबल है उनसे हम कैश कलेक्ट करते हैं, तो क्या चेंज आता है, करंट एसेट में कोई चेंज नहीं आना। बताऊं क्यों, क्योंकि कैश मान लो मैंने एक बंदे से 20,000 रुपये लेने थे, 20,000 रुपये मैंने ले लिए, तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। करंट एसेट में हम बैंक बैलेंस 20,000 से बढ़ाएंगे, उतने से 20,000 से हम क्या कर देंगे, हमारे डेटर्स भी तो कम हो जाएंगे 20,000 से, तो करंट एसेट में सेम रहेगा, 2,50,000 ही रहेगा। और करंट लायबिलिटी में तो वैसे ही चेंज नहीं आना, 2,50,000 अपॉन 1,00,000, तो करंट रेशियो विल रिमेन सेम। अगला आता है BRD सोलर। अगर BRD सोलर होता है ना, तो करंट एसेट में क्या इफेक्ट होता है, करंट एसेट जैसे 2,50,000 है, क्वेश्चन के हिसाब से मैंने लिया, डेटर मान लो 20,000 के थे, जो बिल डिसऑनर हो गया, तो डेटर में हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे 20,000, क्योंकि डेटर बढ़ जाएंगे और BR क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो वो माइनस कर देंगे 20,000। तो हमारी क्या रहेगी, रेशियो विल रिमेन सेम, क्योंकि करंट एसेट में कोई चेंज नहीं आएगा। 2,50,000 में हमने 20,000 प्लस कर देंगे जो कि डेटर है, और 20,000 माइनस कर देंगे जो कि BR है, तो हमारी रेशियो वही रहेगी 2,50,000 अपॉन 1,00,000, यानी कि 2.5:1, तो रेशियो विल रिमेन सेम। नंबर 5, इश्यू ऑफ शेयर्स। जब कंपनी इश्यू करती है शेयर्स, तो कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ जाता है। वैसे तो कंपनी की शेयर कैपिटल भी बढ़ जाती है, पर जो करंट रेशियोस में कोई शेयर कैपिटल का कोई लिंक ही नहीं है, लेकिन बैंक बैलेंस बढ़ेगा। मान लीजिए 1,00,000 के शेयर इशू किए, कंपनी की करंट एसेट 2,50,000 है, 1,00,000 शेयर इशू किए तो 1,00,000 बढ़ गए, तो कंपनी की करंट एसेट 3,50,000 होगी। करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं आया, तो 3,50,000 अपॉन 1,00,000, तो कितना हो गया, 3.5:1, तो रेशियो क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। उसके बाद है इश्यू ऑफ शेयर अगेंस्ट द परचेज ऑफ बिल्डिंग। कभी कभी हम क्या करते हैं, एसेट परचेज करते हैं और उसके बदले में शेयर इशू कर देते हैं, तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि जो बिल्डिंग है वो कौन सी है, वो नॉन करंट एसेट है, और जो शेयर है वो शेयर कैपिटल का पार्ट है। तो लिखोगे नाइदर करंट एसेट नॉर करंट लायबिलिटी विल बी इफेक्टेड, हेंस द रेशियो विल रिमेन सेम। अब हम नंबर 8 करेंगे, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, कि अपने डिबेंचर्स की क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। अगर हम पेमेंट करते हैं डिबेंचर की, तो जैसे करंट एसेट हमारी 2,50,000 है, मान लो मैं ये मान के चलती हूँ 50,000 की पेमेंट होगी डिबेंचर्स की, तो करंट एसेट कम होगी। क्यों, क्योंकि 2,50,000 में से 50,000 के जो डिबेंचर की पेमेंट होगी, तो वो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, तो करंट एसेट कितनी हो जाएगी, 2,50,000 माइनस 50,000, 2,00,000। और करंट लायबिलिटी में क्या होगा, अगर आप डिबेंचर को शॉर्ट टर्म बोरिंग मानते हो, मान लीजिए क्वेश्चन में आप मान के चलो कि डिबेंचर हमारे शॉर्ट टर्म है, तो आप क्या करोगे, आप करंट लायबिलिटी भी कम करोगे, 1,00,000 से कम करके 50,000 कर दोगे, 2,00,000 अपॉन 50,000 कितना आ जाएगा, 4:1, तो रेशियो इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म बोरिंग मानो, तो आप क्या करोगे, आप मतलब ना नोट में लिख देना कि ये लॉन्ग टर्म बोरिंग है। तो डिबेंचर की अगर आप पेमेंट कर रहे हो, तो आपका कहाँ कम होगा, आपकी करंट एसेट तो कम होएगी होएगी, क्यों, क्योंकि बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। 2,50,000 में से 50,000 डिबेंचर रिडीम हो गए, तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, 2,00,000 रह जाएगा। और डिबेंचर जो कि हमने लॉन्ग टर्म बोरिंग मानी है, तो हमारी नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट है, तो हमने CL नीचे लिखनी है 1,00,000, तो 2,00,000 अपॉन 1,00,000 आ जाएगा 2:1, तो रेशियो विल डिक्रीज। तो ये आपकी क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसको क्या एज्यूम किया है। वैसे तो रिडीमेबल डिबेंचर्स अगर हम बात करें ना, तो उनकी पेमेंट की क्या होता है कि टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम बाद इसकी पेमेंट हो रही है। अगर तो 1 साल के अंदर हो रही है पेमेंट, फिर तो हमारी करंट लायबिलिटी का पार्ट है। अगर 1 साल से ज्यादा के बाद टाइम पीरियड पेमेंट हो रही है, तो ये हमारी नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट है। तो आप इसको एज्यूम करके लिखोगे कि आपने इसको क्या एज्यूम किया है। अगर तो आपने इसको लॉन्ग टर्म बोरिंग का पार्ट माना है, तो आपकी रेशो क्या आएगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि 2,00,000 ऊपर आएगा करंट एसेट और करंट लायबिलिटी 1,00,000 की रहेगी, 2:1 आ जाएगी, तो 2.5:1 से कम हो गई है, तो रेशो डिक्रीज हो गई। अगर आप डिबेंचर को क्या मानोगे,
आप इसको करंट लायबिलिटी मान रहे हो कि 1 साल में पेमेंट हो रही है, तो 2,50,000 में से 50,000 के 2 लाख हो गया, और करंट लायबिलिटी में क्या करोगे आप, 1 लाख में से 50,000 के 50,000 हो गया, तो 2 लाख अपॉन 50,000, तो 4:1 आ जाएगा, तो रेशो क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको मैं आपको समझा देती हूँ कैसे करना है। एज्यूमिंग दैट द करंट रेशियो इज 1:5, स्टेट गिव यू रीजन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन वुड इंप्रूव, रिड्यूस एंड नॉट अल्टर। सारे पॉइंट्स कराना बेटा, वैसे तो मैं आपको सारे पॉइंट समझा रही हूँ, पर सारे क्वेश्चन कराना पॉसिबल नहीं है बेटा। इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन है, 118 क्वेश्चन है, तो इतने कराने पॉसिबल नहीं है। पर ऐसा नहीं कि मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगी, मैं आपको कई क्वेश्चन ऐसे ओरल में समझाऊंगी ताकि आप खुद करके देखो इसको, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर मैं 7 करा रही हूँ। हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर हमें रेशियो दे रखी है, दैट इज करंट रेशो 1.5:1 दे रखी है। 1.5:1 का मतलब है कि हमारी जो करंट एसेट है वो मान लीजिए 1,50,000 है, और जो करंट लायबिलिटी है वो कितनी है, 1 लाख, आप ये मान के चलिएगा। अब पॉइंट नंबर 1 है, जैसे जैसे पॉइंट्स आते जाते वैसे वैसे समझते रहो। इसमें रियलाइजेशन ऑफ करंट एसेट, इसका मतलब क्या है, रियलाइजेशन ऑफ करंट एसेट में आप ये समझ सकते हो कि हमारी इन्वेंट्री बिक गई है, 10,000 का स्टॉक बिक गया है, तो वो भी ठीक है। या ऐसा भी कह सकते हो कि आपकी जो ट्रेड रिसीवेबल है उन्होंने पैसे दे दिए हैं, तो मान लीजिए मैं रियलाइजेशन मान रही हूँ ₹10,000, 10,000 की हमारी क्या हो रही है, करंट एसेट की रियलाइजेशन हो रही है, तो करंट एसेट में क्या चेंज आएगा, 1,50,000 थी हमारी, ठीक है, उसमें हमारा जो 10,000 है हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, 10,000 हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, और उसके बाद 10,000 हमारी क्या आ जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल कम हो जाएंगे, ट्रेड रिसीवेबल कि डेटर ने मुझे पैसे दे दिए, तो डेटर कम हो जाएंगे और बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। आप ऐसे भी मान सकते हो कि बैंक बैलेंस हमारा इन्वेंट्री बिक गई, इन्वेंट्री कम हो गई और बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया, तो भी हमारी रेशियो में कोई चेंज नहीं आने वाला, क्योंकि करंट एसेट सेम रहेगी, 1.5 लाख ही रहेगी। करंट लायबिलिटी कितनी है, वो तो 1 लाख ही है, तो आप दोबारा रेशियो निकाल के देखो जरा, करंट रेशियो CA/CL होती है, तो 1,50,000/1 लाख आ गया, तो आंसर क्या आएगा, 1.5:1, तो सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आना। तो हम लिखोगे हैंस करंट रेशियो विल रिमेन सेम रहेगी हमारी करंट रेशियो, सेम लिख दो या विल नॉट अल्टर लिख दो, ठीक है। वो क्वेश्चन की लैंग्वेज है, रिड्यूस हो रही है, नॉट अल्टर है, या ऐसे भी लिख सकते हैं, विल रिमेन सेम की जगह नॉट अल्टर, ठीक है, कि अल्टर ही नहीं होगी, चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 2, पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी का मतलब है कि मान लीजिए हमने अपने क्रेडिटर की पेमेंट कर दी है, वो भी करंट लायबिलिटी की पेमेंट आई है। ये मान लीजिए कि हमने अपने बिल पेबल की पेमेंट कर दी है, तो क्या इफेक्ट आएगा, ये देखिएगा, लिखिए नंबर 2, पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी। मैं एज्यूम कर रही हूँ पेमेंट मैंने 10,000 की है अपनी करंट लायबिलिटी की, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, मेरी करंट एसेट कम होगी, क्यों, क्योंकि मुझे जब पैसे देने पड़ेंगे तो मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा 10,000 से, या ब्रैकेट में आपके लिए समझाने के लिए लिख दिया, बैंक हमारा कम हो जाएगा बैलेंस, तो रह जाएगा 1,40,000, ठीक है। और हमारी CL में भी चेंज आएगा, क्यों, क्योंकि जब हम करंट लायबिलिटी पे करेंगे, मान लीजिए मैं क्रेडिटर की पेमेंट कर रही हूँ, तो मेरे क्रेडिटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएंगे। आप क्रेडिटर भी लिख सकते हो, बिल पेबल भी लिख सकते हो, वो कम हो गए, तो कितने आ गए हमारे, 90,000 आ गए। तो अब रेशियो में क्या चेंज आएगा वो देखिएगा। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, तो आप लिखिए जरा, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, वन 1.5:1। अब 1.5 मीन्स होता है 1.50, हैंस करंट रेशियो इज इम्प्रूव्ड, करंट रेशियो इज, अब क्वेश्चन में इम्प्रूव वर्ड है कि इम्प्रूव्ड है, इज इम्प्रूव्ड लिखोगे, अब बढ़ गई है हमारी, 1.50 से 1.55 हो गई है, तो अब आंसर देखिए जरा, यही आ रहा है, यस बेटा। अब अगला आता है नंबर 3, BRD सोलर। ये पॉइंट मैंने पिछले क्वेश्चन में समझाया था। BRD सोलर का मतलब क्या है, कभी कभी बिल क्या हो जाता है, बाउंस हो जाता है, तो जब बिल बाउंस होता है ना, तो हमारे डेटर बढ़ जाते हैं और बिल
रिसीवेबल कम हो जाता है, तो हमारी रेशो में कोई चेंज नहीं आने वाला। देखिए लिखे नंबर 3, बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड। मैंने ये मान लिया कि जो बिल रिसीवेबल है 10,000 वाला क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। ठीक है, तो आपका करंट एसेट में क्या चेंज आएगा, 1,50,000 हमारी करंट एसेट थी। आपने स्टैंडर्ड रेशो से नहीं कंपैरिजन करना, क्वेश्चन की जो दी हुई रेशो से कंपैरिजन करना है। 1,50,000 थी, हमारा बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो गया, तो हमारा डेटर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। डेटर्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, और BR क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो रेशो में कोई चेंज नहीं आने वाला। तो आपका जो करंट एसेट है वो सेम रहेगी, 1,50,000 ही रहेगी, और करंट लायबिलिटी कितनी है, वो तो सेम ही है, 1 लाख है। तो आपका क्या आ जाएगा, CR CA/CL। CR कितना है, 1,50,000 है, और CL कितना है, 1 लाख है। तो आपका क्या आ जाएगा, 1:1.5:1। तो हैंस द रेशियो विल रिमेन सेम। लिखो हैंस करंट रेशियो विल नॉट अल्टर। विल नॉट अल्टर का मतलब है ये कोई चेंज इसमें नहीं आएगा। अब अगला चलते हैं बेटा, नंबर 4, सेल ऑफ गुड्स एट पार। पार मतलब होता है सेम वैल्यू। अगर हम गुड्स मान लो 10,000 वाली गुड्स ही 10,000 में बेच देते हैं तो क्या आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि हमारा स्टॉक 10,000 से कम होगा और कैश बैलेंस हमारा 10,000 से ही बढ़ जाएगा। तो करंट रेशो बिल्कुल सेम रहेगी। लिखो नंबर 4, सेल ऑफ गुड्स ऑफ ₹10,000 for 10,000। सेल ऑफ गुड्स ऑफ ₹10,000 for 10,000। 10,000 वाली 10,000 में बेच दी। पार का मतलब होता है सेम वैल्यू पर। तो करंट एसेट में क्या चेंज आएगा, करंट एसेट हमारी 1,50,000 है, गुड्स बेची है, तो स्टॉक हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा 10,000 से, और कैश बैलेंस कह दो या बैंक बैलेंस कह दो, वो हमारा उतने से ही बढ़ जाएगा। अब या कैश लिख दो या बैंक, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। करंट एसेट सेम रहेगी, 1,50,000 ही रहेगी। तो करंट लायबिलिटी में तो वैसे ही कोई चेंज नहीं आना। ठीक है, तो करंट रेशो क्या आएगी, CA/CL होती है 1,50,000/1 लाख, तो कितना आ जाएगा 1.5:1। ठीक है, तो आप देख सकते हो हैंस करंट रेशो विल रिमेन सेम या विल नॉट अल्टर। हैंस करंट रेशो विल नॉट अल्टर, चेंज नहीं आएगी। अब चलते हैं 5th पॉइंट की तरफ, ध्यान से देखिए। सेल ऑफ गुड्स एट प्रॉफिट। लिखो सेल ऑफ गुड्स 5th पॉइंट में ऑफ ₹10,000 एट प्रॉफिट ऑफ ₹2,000। मान लीजिए मैंने क्या किया, गुड्स बेची है 10,000 वाली, 2,000 के प्रॉफिट पर बेची है, तो मेरी करंट एसेट में क्या चेंज आएगा, ये समझना है आपने। 10,000 की गुड्स थी, मैंने 12,000 में बेची होंगी ना, 2,000 का प्रॉफिट माना, तो मेरा 12,000 में बिका होगा, तो स्टॉक तो मेरा 10,000 का ही माइनस हुआ होगा, पर मेरी 12,000 के क्या बढ़ गया, कैश बढ़ गया। ठीक है, कैश बढ़ गया। अब आप क्या करोगे, 1,52,000 आ जाएगा इसका। ठीक, 140 + 12 152। तो करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं आना, वो 1 लाख की 1 लाख ही रहेगी। तो करंट रेशो क्या आएगी, 1,52,000/1 लाख, तो 1.5:1 आएगी। हेंस करंट रेशो विल इम्प्रूव, करंट रेशो इम्प्रूव होगी। ठीक है, या विल रिमेन सेम भी आ सकता है। ये नंबर 5 का आंसर था। अब चलते हैं नंबर 6 की तरफ। सेल ऑफ गुड्स एट लॉस। लिखो नंबर 6, सेल ऑफ गुड्स ऑफ ₹10,000 एट ए लॉस ऑफ ₹2,000। मान लीजिए मैंने 2,000 के लॉस पर बेची है गुड्स, तो क्या होगा, जो हमारी गुड्स है 2,000 के लॉस पर बेची, स्टॉक तो मेरा 10,000 ही कम होगा। ठीक है, लेकिन मेरा जो पैसा आएगा वो 8,000 पे आएगा। 8,000 क्यों आएगा कि 10 में से 2,000 का तो लॉस ही हो गया, 8,000 मेरा कैश बैलेंस बढ़ जाएगा। तो आप देखिए जरा, 10,000 माइनस कर रहे हो, और 140 हो गया प्लस 8, 1,48,000 आपकी करंट एसेट आ जाएगी। करंट लायबिलिटी तो 1 लाख की 1 लाख ही रहेगी। तो आपकी करंट रेशो क्या होगी, 1,48,000/1 लाख।
ठीक है, तो रेशो कितनी आ जाएगी 1.48:1। हमारी क्वेश्चन की रेशो कितनी है 1.5 है। लिखो हैंस करंट रेशो इज रिड्यूस्ड या विल रिड्यूस लिख सकते हो। विल रिड्यूस लिखना, विल रिड्यूस लिख दो, विल रिड्यूस। किससे रिड्यूस हुई है, जो क्वेश्चन में दी हुई है हमें 1.5 जो है वो स्टैंडर्ड है, इस क्वेश्चन के हिसाब से 1.48 जो हमारा आंसर आया, तो ये रिड्यूस हो जाएगी। ये 6 पॉइंट का आंसर है। अब चलते हैं 7 पॉइंट की तरफ। परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, लिखिए जरा 7 पॉइंट। परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, हमने कैश पे खरीदी है गुड्स, तो क्या फर्क पड़ने वाला है, हमारी गुड्स बढ़ जाएगी और कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मान लीजिए मैं मान के चल रही हूँ 10,000 की गुड्स खरीदती है। नंबर 7, परचेज ऑफ गुड्स ऑफ ₹10,000 फॉर कैश। मैं ये मान के चल रही हूँ कि मैंने कैश में खरीदी है, तो करंट एसेट में कोई चेंज नहीं आने वाला। देखो 1,50,000 है, उसमें आप स्टॉक जोड़ोगे, 10,000 की जो गुड्स आ गई हैं वो इन्वेंट्री है ना, और क्या कम हो जाएगा, कैश कम हो जाएगा 10,000 से, तो उसकी ब्रैकेट में कैश लिख दीजिए। फिर हमारा सेम रहने वाला है, करंट एसेट 1,50,000 ही रहेगी, करंट लायबिलिटी कितनी होगी, वो तो 1,00,000 हो जाएगी, उसमें तो कोई चेंज नहीं आने वाला। तो करंट रेशो कितनी हो जाएगी 1.5, करंट रेशो 1.5 आ जाएगी। तो अब आप देखो क्वेश्चन में कितनी थी 1.5 ही थी ना, तो हेंस करंट रेशो विल रिमेन सेम या विल नॉट अल्टर। हेंस करंट रेशो विल नॉट अल्टर नहीं होगी। अब अगला है, हम आंसर एक बार देख भी लेते हैं। यस बेटा, नंबर 8 है परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट ऑफ 3 मंथ्स, कि मैंने गुड्स खरीदी है क्रेडिट ऑफ 3 मंथ का मतलब उस बंदे को पहले 3 महीने रुक जा, तेरे को पैसे दे देंगे। तो लिखो जरा नंबर 8, परचेज ऑफ गुड्स ऑफ ₹10,000 on a credit of 3 months, on a credit of 3 months। जरूरी नहीं 10,000 लेना, आप कुछ भी ले सकते हो। अब आपकी करंट एसेट में क्या फर्क पड़ेगा, 1,50,000 में आपकी गुड्स बढ़ जाएंगी 10,000 से। गुड्स को हम क्या लिखेंगे, इन्वेंट्री। ठीक है, तो हमारी करंट एसेट कितनी होगी 1,60,000, लेकिन करंट लायबिलिटी क्या हो जाएगी, वो 1,00,000 थी ना, तो लायबिलिटी भी तो बढ़ेगी। 3 मंथ मतलब विद इन 1 ईयर वी हैव टू पे, तो 10,000 हमारी ऐड कर दीजिए। आप यहाँ क्रेडिटर भी लिख सकते हो, बिल पेबल भी लिख सकते हो। तो क्रेडिटर कितने हो गए 1,10,000, मतलब सॉरी टोटल करंट लायबिलिटी 1,10,000। करंट रेशो का फार्मूला CA/CL होता है, तो CA आ गई है 1,60,000 और CL कितनी है 1,10,000। तो आप निकालिए इसका आंसर। वन 1.45:1, तो हेंस करंट रेशियो विल रिड्यूस। अब किसके साथ कंपैरिजन करें, हम क्वेश्चन वाले के साथ कंपैरिजन करें। 1.5 से हमारी करंट रेशियो क्या होगी, कम होगी। तो अब आंसर देख लीजिए नंबर 8 का। नंबर 8 का आ रहा है रिड्यूस हो रही है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमें दे रखा है बेटा नंबर 9, सेल ऑफ फर्नीचर फॉर कैश। अगर हम फर्नीचर बेचेंगे तो क्या होगा, फर्नीचर तो कम होगा, लेकिन फर्नीचर हमारी नॉन करंट एसेट में आता है, फिक्स एसेट है ना हमारी, पर कैश तो बढ़ेगा ना। तो लिखिए नंबर 9, सेल ऑफ फर्नीचर। मैंने मान लिया फर्नीचर मैंने 10,000 का बेचा, ₹10,000 फॉर कैश। कैश में मैंने बेचा तो मेरा कैश क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो करंट एसेट क्या होगी, 1,50,000 में हम कैश जोड़ेंगे 10,000, तो वो हमारी कैश बैलेंस बढ़ गया, यानी कि हमारी करंट एसेट 1,60,000 होगी। बच्चे कहते हैं आपने फर्नीचर क्यों नहीं माइनस किया, तो मैं कहती हूँ बेटा फर्नीचर हमारी करंट एसेट नहीं होती, वो नॉन करंट होती है। करंट लायबिलिटी सेम रहेगी, 1,00,000 की 1,00,000 रहेगी, तो आप करंट रेशियो क्या निकालोगे 1,60,000 अपॉन
1 लाख। तो क्या आ जाएगी बेटा, 1.6:1। आप क्वेश्चन वाली देखिए रेशो कितनी है, हेंस करंट रेशो विल इम्प्रूव, क्योंकि क्वेश्चन की 1.5 है तो हमारी जो है क्या आई है, इम्प्रूव आई है। तो आप 9th पॉइंट का आंसर देख सकते हो, इम्प्रूव आ रही है। उसके बाद सेल ऑफ मशीनरी ऑन ए क्रेडिट ऑफ 5 months। इसका मतलब क्या, हमने मशीन बेची है, क्रेडिट पर बेची, उधार में बेची है। हमें अभी वो बंदे ने पैसे नहीं दिए जिसको हमने मशीन बेची है, पर 5 महीने के अंदर वो हमें 5 महीने के अंदर वो हमें पैसे देगा। सेल ऑफ मशीन फर्नीचर, सॉरी मशीनरी है, मशीनरी, ये नंबर 10 पॉइंट है, 10। सेल ऑफ मशीनरी ऑन अ क्रेडिट ऑफ 5 months। अब आपके डेटर बढ़ने वाले हैं। सीए में हम क्या करेंगे, 1,50,000 में मैंने मान लिया ₹10,000 की मशीन है, 10,000 की मान ली, तो 10,000 हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ये क्या है, हमारा डेटर है। डेटर किसका पार्ट होता है, टीआर का पार्ट होता है। उधार में हम डेटर भी लिख सकते हैं और बीआर भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दीजिए। तो ये 1,60,000 आ जाएंगे आपके करंट एसेट, और करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, वो 1 लाख का 1 लाख रहेगा। तो आपकी रेशो क्या हो जाएगी, सीआर हो जाएगी 1,60,000 बोन 1 लाख। तो रेशो क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी 1.6:1। तो क्वेश्चन की है 1.5, लिखो हेंस करंट रेशो विल इम्प्रूव, इम्प्रूव हो जाएगी। आप आंसर देख सकते हैं 10th का, यस बेटा इम्प्रूव हो रही है। अब चलते हैं 11th पॉइंट की तरफ। हमने लैंड सेल की है, लैंड जो लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस पे, लैंड क्या है, नॉन करंट एसेट है, वो करंट एसेट में नहीं आती। लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है कि वो हमें ज्यादा टाइम के बाद पेमेंट करे, सॉरी परचेज की है, हाँ सॉरी सेल की है हमने 11 पॉइंट में, तो वो बंदा हमें लॉन्ग टर्म डेफर्ड का मतलब साल के बाद पैसे देगा। तो आपका क्या आएगा, साल के बाद पैसे देगा, तो वो तो करंट एसेट में आता ही नहीं। तो लिख लीजिए इसका आंसर, लिखिए नंबर 11, नाइदर CA nor CL will be affected। इन दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। Hence current ratio will remain same, current ratio will not alter नहीं होगी। कारण ये हमारी करंट एसेट भी उतनी रहेगी, 1,50,000, करंट लायबिलिटी भी 1 लाख रहेगी। तो 1,50,000 बोन 1 लाख क्या आ जाएगा, 1.5 ही आ जाएगा ना। क्योंकि आप देखो जब हम क्या करेंगे, लैंड बेचेंगे, तो लैंड हमारी नॉन करंट एसेट है, और जो हमारे बेचेंगे उधार में बेचा, लॉन्ग टर्म डेफर्ड मतलब वो बंदा हमें 1 साल से ज्यादा के लिए टाइम मांग रहा है कि हमें वो पैसे नहीं देगा, तो वो नहीं देगा पैसे, तो हमारे डेटर लॉन्ग टर्म बनेंगे, तो वो वाले हमारे करंट एसेट में आते ही नहीं है, तो इसमें नहीं आएंगे। उसके बाद लिखिए नंबर 12, ठीक है। 11 का मैंने आंसर देखा, वही आ रहा है, नॉट अल्टर। नंबर 12 लिखिए, परचेज ऑफ मोटर कार फॉर कैश, परचेज ऑफ मोटर कार, परचेज ऑफ मोटर कार फॉर कैश। मैंने मोटर कार मान ली 50,000 की है, फॉर कैश, कैश में मैंने क्या कर दिया, खरीद ली है। तो क्या आएगा, करंट एसेट में चेंज आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि कैश तो कम होगा ना। अब बच्चे कहते हैं मोटर कार भी तो कम हुआ है ना, मैं मानती हूँ मोटर कार कम हुई है, पर वो नॉन करंट है बेटा। तो हमारी करंट एसेट कितनी रह जाएगी, 1 लाख रह जाएगी, और करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, वो 1 लाख का 1 लाख ही रहेगा। तो करंट रेशो क्या हो जाएगी, 1 लाख अपॉन 1 लाख। तो ये रेशो क्या होगी, पहले से कम हो गई। आप देखिए आंसर आया 1:1। तो हमारा क्वेश्चन का क्या था, करंट रेशो 1:5:1 थी, तो लिखो हेंस करंट रेशो विल रिड्यूस, ये रिड्यूस हो जाएगी, रिड्यूस। आप चेक कर लीजिए, नंबर 12 का आंसर यही आ रहा है, रिड्यूस। उसके बाद नंबर 13 के बारे में बात करते हैं, परचेज ऑफ ए प्लॉट ऑफ लैंड ऑन लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस। लैंड खरीदी है तो वो लॉन्ग टर्म एसेट है, लॉन्ग टर्म डेफर्ड का मतलब है परचेज की है, तो अभी हमने उसको पैसे नहीं देने, उसको हमने कहा कि अभी थोड़ा टाइम रुक जाओ, हम आपको पैसे नहीं दे सकते। लॉन्ग टर्म का मतलब है 1 साल से ज्यादा के लिए, मतलब हमने उधार खरीद लिया है।
तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे आंसर इसका। लिखिए नंबर 13, नाइदर करंट एसेट नोर करंट लायबिलिटी विल बी इफेक्टेड, हेंस करंट रेशो विल नॉट अल्टर नहीं होगी। ठीक है, आप आंसर एक बार चेक कर लीजिए। नंबर 13 का आंसर यही है। बेटा मैंने ये नंबर 14 करवा दिया, 13 अभी करवाती हूँ मैं। 14 जो है, 14 में लिखा होता है परचेज ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड ऑन लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस। तो ये 14 का आंसर है कि लॉन्ग टर्म का मतलब हमने अभी उसको पेमेंट नहीं की। अब नंबर 13 करवा देती हूँ आपको। 13 में क्या कहा गया है ये समझ लीजिए। 13 नहीं कराया मैंने। परचेज ऑफ बिल्डिंग ऑन ए क्रेडिट ऑफ 3 मंथ। लिखो परचेज ऑफ बिल्डिंग मैंने मान लिया हमने कितने की खरीदी है, 50,000 की बिल्डिंग खरीदी है, ₹50,000 ऑन क्रेडिट ऑफ 4 मंथ्स। मैंने उससे क्या खरीदी है, बिल्डिंग खरीदी है। तो मेरी करंट एसेट में क्या चेंज आएगा, करंट एसेट में हमारा कोई चेंज नहीं आने वाला कि हमारी करंट एसेट 1.5 लाख की 1.5 लाख रहेगी, क्योंकि बिल्डिंग खरीदी है। बिल्डिंग तो नॉन करंट एसेट है, पर मेरी करंट लायबिलिटी में क्या आएगा, चेंज आएगा। करंट लायबिलिटी पहले 1 लाख थी ना, तो अब 50,000 की हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी कि 4 महीने के अंदर हमें उसको देना है। तो क्या हो जाएगी, हमारी करंट लायबिलिटी 1,50,000 आ जाएगी। तो अब करंट रेशो क्या निकलेगी, 1,50,000 अपॉन 1,50,000। तो रेशो क्या आ जाएगी, 1:1 हो जाएगी। तो हेंस रेशो विल रिड्यूस। हमें क्वेश्चन की रेशो देखनी, क्वेश्चन की रेशो 1.5 है ना बेटा, और हमारा आंसर आया 1:1 आया है। तो आंसर आएगा 13 का, हेंस करंट रेशो इज रिड्यूस्ड या विल रिड्यूस, एक ही बात है। अब ये बात समझ लेना, मैंने 14 वाला पॉइंट पहले करा दिया, 13 जो है मैंने बाद में कराया। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने नंबरिंग तो ठीक लिखी है ना। अगला आता है बेटा 15 पॉइंट, पेमेंट रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन विच वाज अवेल्ड फ्रॉम बैंक। जो हमने बैंक से अवेल किया था ना, वो हमने क्या किया है, लोन की पेमेंट की है। ठीक है, जब लोन की पेमेंट करेंगे तो हमारा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो लिखिए नंबर 15, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। मैं ये मान के चली हूँ, हमने जो लॉन्ग टर्म लोन लिया था ना, वो 50,000 का था, ₹50,000, 10,000 नहीं मान सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑन which was availed from बैंक। जो हमने बैंक से लिया था, तो हमारा बैंक बैलेंस कम होने वाला है। तो CA हमारी वाला 50,000 है, उसमें से हमने 50,000 क्या कर दिया, माइनस कर दिया। हमारा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। करंट लायबिलिटी क्या होगी, करंट लायबिलिटी क्योंकि लॉन्ग टर्म है तो करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं आना। लॉन्ग टर्म मतलब कि हमारी नॉन करंट लायबिलिटी है, तो करंट एसेट तो आ गई हमारी 1 लाख, करंट लायबिलिटी 1 लाख ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आना, क्योंकि लॉन्ग टर्म का मतलब लंबे समय के लिए जो लोन लिया था। तो करंट रेशो आ जाएगी 1 लाख अपॉन 1 लाख, तो 1:1 आ जाएगी। हेंस करंट रेशो विल रिड्यूस। क्यों रिड्यूस कह रही हूँ, क्योंकि हमारी क्वेश्चन की रेशो देखो 1.5 है, तो ये रिड्यूस हो जाएगी। आप आंसर देख सकते हो, ये मैंने कराया है 15 पॉइंट। अब लास्ट पॉइंट है, आप लिख लीजिए इशू ऑफ शेयर। अब आप बताइए, शेयर इशू करेंगे तो पैसा क्या आएगा, कंपनी में आएगा ना। जब पैसा आएगा मतलब कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, उधर से शेयर कैपिटल भी बढ़ जाएगी, मैं मानती हूँ। पर शेयर कैपिटल कंपनी की जो है ना तो करंट एसेट है ना करंट लायबिलिटी है। तो लिखिए नंबर 16, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। मैं ये मान के चल रही हूँ कैश में शेयर जो बेचे हैं वो 50,000 के बेचे हैं, तो 50,000 के जब शेयर इशू करेगी कंपनी, तो कंपनी की करंट एसेट बढ़ेगी। 1,50,000 की करंट एसेट थी, उसमें हमने 50,000 ऐड कर दिए। जो ऐड किए ना, उसके ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे, बैंक बैलेंस बढ़ेगा।
तो कंपनी की जो करंट एसेट है वो कितनी हो जाएगी, 2 लाख हो जाएगी। तो करंट लायबिलिटी कितनी होगी, उसमें तो कोई चेंज नहीं आना, शेयर कैपिटल ही बढ़ेगी ना, वो तो उसमें शेयर होल्डर फंड का पार्ट है। तो करंट रेशियो कितनी हो जाएगी, 2 लाख अपॉन 1 लाख। तो कितना आ गया बेटा, 2:1। हेंस करंट रेशियो विल इम्प्रूव। अब किससे मैंने कंपैरिजन की इम्प्रूव हुई है, आप क्वेश्चन की देखो 1.5:1 थी, तो रेशियो क्या होगी, इम्प्रूव होगी है। तो बेटा आज आपने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया है। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कराया, सॉरी 5 से स्टार्ट कराया, वो क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया है। तो बेटा मैं होप करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं बेटा, जैसे इम्प्रूव रिड्यूस वाले, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से समझ के जाना। तो आप इसके एग्जाम्पल साथ साथ रिवाइज करते रहो। तो आगे मैं अगली वीडियो में उससे आगे वाले क्वेश्चंस करवाऊंगी। सो स्टूडेंट, आई होप you understood the topic well. Stay tuned with me in the next video. Thanks for watching.